हेलो एवरीवन, नमस्ते। फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हम लोग आज इस नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। वैसे मैं अब तक आपको बता दूं, अब तक अपन लोग जो हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन बींग्स पढ़ चुके हैं। बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, उसको अपन ने अच्छे से समझा है, ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ करना सीखा है, और साथ ही साथ में अपन ने ब्लड वेसल्स के बारे में भी समझा है। या उसके अलावा अपन ने देखा था कि जो सर्कुलेटरी मीडियम है, जिसमें कि दो मेजर कंपोनेंट्स थे, ब्लड था और एक लिम्फ था, उसको भी अपन ने अच्छे से डिटेल्ड समझा है। ये टॉपिक हमारी 10th की एनसीईआरटी की बुक में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन उसमें जो भी जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं, वो सारी लाइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो निचोड़ होता है वो लिखा हुआ है, तो हमें उसको समझने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जिनको हम समझने की अच्छे से पूरी बढ़िया से कोशिश करने वाले हैं। तो चलो आ जाओ। तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि दो तरह के हमें वस्क्यूलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। वस्क्यूलर टिश्यूज का क्या मतलब है? वो टिश्यूज जो फ्लो करवा रहे हैं कुछ उनके अंदर। तो ऐसे दो टिश्यूज हैं हमारे पास में, जो कि हमने, अगर हम 9th स्टैंडर्ड को याद करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि प्लांट्स में अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। उसमें से कुछ एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में से कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, जिनका नाम क्या क्या है हमारे पास में? दो हैं, एक है जाइलम और दूसरा है हमारे पास में फ्लोएम। तो इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है आज। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इन टिश्यूज को? क्योंकि इनमें ना अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स से बने हुए होते हैं मिलकर के, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अपन बोलते हैं। तो आ जाओ जल्दी से वो टॉपिक समझते हैं जो हमें एग्जाम वाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्री भी है हमारे पास में आज, तो यहाँ देखो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो एक प्लांट में पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाटर फ्रॉम रूट्स टू शूट्स एंड लीव्स इन प्लांट्स, बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सम न्यूट्रिएंट्स। तो पहले आप समझ लो कि जो जाइलम नाम का टिश्यू है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो रेस्पॉन्सिबल है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, वाटर जो है प्लांट में रूट्स में से ट्रांसफर होता है शूट्स की तरफ, ऊपर की तरफ, जो लीव्स है अलग अलग उनकी तरफ। अगर आप मान लो ऐसा करते हो, आप बोलो सर मैं तो ऊपर से पानी देता हूं पेड़ों को, मैं तो पत्ती पे दे के आ जाता हूं, तो नहीं, आपको मिट्टी में पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है वो कहां से ले रहा है? रूट्स में से ऊपर जाता है। अब साथ ही साथ में जाइलम केवल पानी नहीं लेके जाता, होता क्या है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी प्लांट्स को जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़े हैं पिछले सालों में, लेकिन फिर भी आप यूँ समझो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में जैसे एक प्लांट को जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, पोटेशियम की ज़रूरत होती है, इनको कंबाइंड एनपीके भी हम लोग बोलते हैं। इनका बैलेंस ठीक ठाक होना प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो प्लांट्स को कैल्शियम भी चाहिए होता है, मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, अलग अलग आयंस चाहिए होते हैं। अब ये डायरेक्टली नहीं मिलते, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स में से प्लांट्स जो है लेते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये नाइट्रोजन साइकिल वगैरह के जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि ये जैसे खड़िया होता है, चौक पाउडर होता है, चूना पत्थर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कैल्शियम उसमें रहता है मौजूद, तो वहाँ से मिल जाता है फिर प्लांट को मिट्टी में उन कंपोनेंट्स में से। तो कहने का मतलब है, होता क्या है कि जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर। लेकिन केवल वाटर नहीं होता, वाटर में काफी सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, काफी सारे सॉल्ट्स वगैरह हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, फिर वो पानी के साथ ही उस प्लांट में ऊपर चले जाते हैं और प्लांट्स की जो नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं। फिर इसके बाद समझो, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 चीजों से बना हुआ होता है जाइलम। फ्लोएम भी 4 से बना हुआ होता है, जाइलम भी 4 से बना हुआ होता है। तो किस किस से बना हुआ है? ट्रैकिड्स पहली चीज, जाइलम वेसल्स दूसरी चीज, जाइलम पैरेन्काइमा तीसरी चीज है, और चौथी चीज है जाइलम फाइबर। एक चीज अब यहां ध्यान दो, ये जो जाइलम है इसको हम लोग डेड टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड टिश्यू। क्यों बोलते हैं डेड टिश्यू? तो उसके पीछे रीजन है कि इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं, जिन 4 कंपोनेंट से ये मिलकर के बना है, उनमें से 3 डेड होते हैं, एक जिंदा होता है। अच्छा, कौन जिंदा होता है? तो यहां देखो लिखा है अपन ने, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो अलाइव है, बाकी जो तीनों हैं वो डेड होते हैं। अच्छा लगेगा आपको ये जान करके कि अपने घर पे नहीं वो लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, टेबल बनता है, या ऐसे फर्नीचर जो बनता है लकड़ी का बहुत सारा, वो पहले बोलते थे ना सागवान की लकड़ी का है, ये उस लकड़ी का है, उस लकड़ी का है। तो दरअसल वो जो लकड़ी का जो मेजर कंपोनेंट है वो जाइलम ही होता है।
जाइलम थिक होता है, प्लांट को सपोर्ट भी करता है, खड़ा भी करता है, बहुत ज़्यादा पोर्शन इसी का होता है, और डेड सेल्स भी होते हैं। फिर इसको जब काट के अपने घरों में लाके फर्नीचर बनाते हैं तो वो यही होता है, जाइलम होता है। आपको ये समझ के अच्छा लगने वाला है। इसमें से जैसे देखें यहाँ पे, और आपको देखकर पढ़ करके पता चल रहा है, ये जो जाइलम वेसल्स है ना, ये वेसल की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें जो पानी है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आगे देखते हैं इसके बाद अपन, तो आगे हमें देखने को मिल रहा है वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा जो प्रक्रम है, जो पूरा प्रोसेस है, ये हो कैसे रहा है। यहां समझो कि होता क्या है, मान लो कि ये हमारे पास में प्लांट की रूट्स हैं, कोई प्लांट है, मान लो मैं ऐसे रूट्स बना रहा हूं उसकी, ये यहाँ पर ये मिट्टी है, सॉइल है ऊपर, और ये प्लांट की रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैली हुई हैं। अब इनमें से अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करके देखें, तो मान लो ये जो है, मैंने यहाँ पर एक रूट का पोर्शन वापस से उस छोटे से पोर्शन को जूम करके आपको दिखाया है। ये एकदम रूट का मतलब बहुत छोटा हेयर वाला पोर्शन है। तो होता क्या है, सबसे पहले जैसे जो चारों तरफ की जो मिट्टी है उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो हमारी रूट है इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो कंसंट्रेशन है ये लगभग जो है बराबर होता है। और साथ ही साथ में केवल वाटर नहीं, बल्कि अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो कुछ एक हमारे पास में, जैसे ग्रीन कलर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स बाहर भी होते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स कहाँ होते हैं, अंदर भी होते हैं, और इनका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है अंदर और बाहर लगभग इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पर रूट क्या दिमाग लगाती है कि है ना, बाहर से न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेती है, इन न्यूट्रिएंट्स को अंदर खींच लेती है। और जब ऐसा होता है तो न्यूट्रिएंट्स बाहर से कम हो जाते हैं और अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो अब समझना, जो वाटर का कंसंट्रेशन है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो बाहर अब ज्यादा हो गई है, और अंदर कौन ज्यादा हो गए हैं, न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गए। तो इस चक्कर में नेचर क्या बोलता है, कि नेचर कहता है नहीं भैया बरोबर रहना चाहिए सब कुछ। तो नेचर बोलता है पानी जो है उसको बाहर से कहां ले आओ, अब आप अंदर ले आओ, रूट में ले आओ। क्यों ले आओ, क्योंकि बाहर और अंदर रूट के अंदर पानी का भी जो लेवल है वो इक्वल करना चाहता है नेचर, ऐसा है। तो अब क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं, अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो बाहर से पानी भी जो है वो फ्लो करके अंदर की तरफ आ जाता है। और इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर यहां पर जनरेट हो रहा है, जो फोर्स यहां पर लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। अब जो पीछे पीछे पानी अंदर आया है, मान लो ये ब्लू कलर से हम पानी को ही दिखा रहे हैं, तो मान लो जो पानी अंदर आया है ये एक कंटिन्यूअस अपवर्ड फोर्स बना देता है प्लांट में। समझ पा रहे हो आप इस बात को, ये रूट्स में से ये पानी जो है अब इस तरह से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। किसके कारण, ये जो हमने अभी समझा, इसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। और एक छोटी सी चीज आपको यहां पर और ध्यान रखनी चाहिए कि वाटर का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह, मतलब वाटर का अमाउंट ज्यादा जहां पर है, वहां से कम अमाउंट वाली जगह पर मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे डिफ्यूजन गैसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कोई गैस अगर ज्यादा कंसंट्रेशन से कम वाली जगह पर जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, अपने आप से अगर जाती है। तो सिमिलरली पानी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है अपने आप से, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जो हमें देखने को मिलता है। तो देखो क्या लिखा है हमने, वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर्स because of osmosis, or what we can say is via osmosis and due to root pressure। तो हमने क्या लिखा है, for this the force of root pressure is responsible। फोर्स कहां से आता है, रूट प्रेशर से। इस फोर्स को नाम दे दिया रूट प्रेशर। अच्छा, रूट प्रेशर लगने के कारण वाटर का क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, मतलब मिट्टी से वाटर जो है अंदर आ जाता है रूट में, और फिर वो आगे की तरफ चलने
लग जाता है। तो फिर कह रहे हैं हम इसके बाद में यहां पर एक छोटी सी चीज हमें और समझनी है, देखते हैं। वापस से मैं इस पेज पर आऊंगा अभी। अब समझो, सपोज करो कि ये हमने एक यहां पर जाइलम का पोर्शन बनाया है जिसमें जो वाटर है वो नीचे से उसको ऊपर जाना है। तो अभी तक हमने समझा कि रूट से जो पानी है वो मान लो यहां तक तो आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो रूट से पानी यहां तक आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर है ना दो तरह के फोर्सेस लगते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अडहेशन एंड कोहेशन। दो तरह के फोर्सेस हैं, अभी लिखा हुआ दिखा देंगे आपको कौन से, कोहेशन और अडहेशन। तो समझना ये फोर्सेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडहेसिव फोर्स की, या अडहेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो मान लो ये वाटर का कोई मॉलिक्यूल है जो यहां तक तो आ गया था, अब ये यहां पर है। तो यहां से ये जो जाइलम वेसल की जो दीवार है ये इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, इसको अपनी तरफ खींचती है। तो मान लो कि ये यहां तक आ जाता है, सिमिलरली यहां भी आ जाता है। तो ये दीवार कहीं ना कहीं उस पर फोर्स लगा रही है। तो अडहेसिव फोर्स या अडहेशन क्या है, दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, या दो अनलाइक जो हमारे पास में मैटर का कुछ कंपोनेंट है उसके बीच में लगने वाला फोर्स। कहने का मतलब, अगर मान लो मेरा हाथ, ये स्किन कुछ अलग मटेरियल है और ये प्लास्टिक जो मैंने पकड़ा है मार्कर ये कुछ अलग मटेरियल है, तो इसको जब मैं पकड़ रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन फोर्स है मेरे हाथ के फिंगर्स के बीच में और इस मार्कर के सरफेस के बीच में। तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, वो है अडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है, अडहेसिव फोर्स। तो ये अडहेसिव फोर्स लगा और पानी का मॉलिक्यूल जो है जाइलम की दीवार पर आके थोड़ा चिपकने लग गया। फिर हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि ये जो वाटर का ही मॉलिक्यूल है ना, ये अपने पीछे वाले वाटर के मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ खींचना चालू कर देता है। और ये जो फोर्स है जो वाटर के मॉलिक्यूल पर लगा रहा है, या कहने का मतलब है सेम जो है मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है, या जो सेम तरह का मैटर है उसके ऊपर लग रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, याद रखो कोहेसिव। याद रखने का क्या तरीका है, को से मैं याद रखता हूं कॉमन। तो जो कॉमन मटेरियल है ना उनके बीच में लगने वाला जो एक अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या कहलाता है, कोहेसिव या कोहेशन। तो यहां समझो जैसे मेरे हाथ ऐसे नमस्ते कर रहा हूं मैं आप लोगों को, तो हाथ दोनों जब मेरे टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम तरह का मटेरियल है। तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेशन। तो क्या होता है, अडहेशन होता है, फिर कोहेशन होता है। अब इस वाले मॉलिक्यूल को दीवार और खींचेगी तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर मान लो यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर मान लो ये यहाँ चला जाता है तो फिर मान लो ये नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये और ऊपर जाएगा, फिर ये और ऊपर जाएगा। तो ये कुल मिला करके ये सब कुछ होने से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन हमें देखने को मिलता है। कैपिलरी एक्शन में भी सिमिलर होता है। बहुत पतली अगर हम कोई कैपिलरी ले लें, कोई ट्यूब ले लें जो बहुत ही पतली होती है, उसको जब हम पानी में डुबोते हैं ना तो पानी उसमें अपने आप नीचे से ऊपर चढ़ते हुए अपने को दिखता है, और वो कहीं ना कहीं इन फोर्सेस के कारण होता है, अडहेसिव फोर्सेस एंड देन कोहेसिव फोर्सेस। तो एक बार अपन पिछले पेज पर वापस चल रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पर देन वाटर मॉलिक्यूल्स मेक अ कंटिन्यूअस कॉलम, मतलब वो एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं in the xylem because of forces of adhesion and cohesion। समझ आई क्या, याद मतलब डिटेल्ड याद रखना जरूरी नहीं है, बट दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये हमें याद होना चाहिए। अमोंग दी मॉलिक्यूल्स, अडहेसिव अलग अलग के बीच में, ए अलग अलग, और कोहेसिव कॉमन सेम के बीच में, ऐसे आप याद रख सकते हो। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। समझना किसकी बात कर रहे हैं हम, रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। कह रहा है रात के समय में जो रूट प्रेशर है उसका जो रोल है वो ज्यादा होता है वाटर को रूट से लेकर के शूट तक ले जाने में। दिन के समय रूट प्रेशर का रोल इतना ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अच्छा समझते हैं अपन यहां पर। तो देखो होता क्या है कि ये डायग्राम जैसे अपने को अपनी बुक में दे रखा है, इस डायग्राम में क्या समझा रखा है कि बड़ी ट्री है, इसमें जो है रूट से जो है पानी आता है, ट्रंक से होकर के, शूट्स में से होकर के लीव्स तक जाता है, और लीव से इस
ट्री से बाहर भी निकल जाता है, जो प्लांट है उनमें से बाहर भी निकल जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला फोर्स है ना, वो कोई और फोर्स है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, और उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वो फोर्स कौन सा है। देखो क्या होता है कि है ना, जैसे कोई मान लो ये लीफ का हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस लीफ में मान लो ये छोटा सा हमने यहाँ पर एक छेद बनाने की कोशिश की है, और ये क्या है, मतलब यूँ समझ लो आप स्टोमाटा है, और यहाँ पर मान लो कि कोई पाइप है जो नीचे से आ रहा है यहाँ तक, और ये कौन सा पाइप है, ये दरअसल जाइलम का वस्क्यूलर बंडल में एक पाइप है, और ये पानी ला रहा है अपने अंदर। तो इसमें हमें देखने को ये मिलेगा कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से जैसे ही बाहर आएंगे, यहाँ तक आएंगे ना, इस होल तक आएंगे, जो स्टोमा हमने पढ़ा था स्टोमाटा के बारे में। तो यहाँ से क्या होगा, सनलाइट है बाहर तो बहुत ज्यादा दिन के टाइम मान लो आप, तो वो सनलाइट क्या करेगी, इसको वेपर बना करके बाहर ले लेगी एटमॉस्फेयर में, और जो ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो वेपर की फॉर्म में है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो ये जो पुल है जो किसके कारण आ रहा है, सनलाइट के कारण आ रहा है, या जो हीट है सराउंडिंग्स में उसके कारण आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। ये वही फोर्स है जो प्लांट में, या जो कोई भी अगर ट्री है बड़ा, तो उसमें 90% 80-90% जो वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में, इस फोर्स के कारण होता है। मतलब सबसे कम रोल कौन प्ले कर रहे हैं, जो रूट प्रेशर है वो, और अडेसिव कोहेसिव जो फोर्सेस हैं वो। सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा है, पुल कहां से बन रहा है, सक्शन कहां से बन रहा है, किसके कारण बन रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण बन रहा है। और रात के समय में, हमारी बुक में इसीलिए लिखा हुआ है, लेकिन रात के समय में क्या होता है, ये पुल नहीं होता क्योंकि सूरज ही नहीं होता। तो रात के समय में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि दिन के टाइम में अगर हम धूप के टाइम पर देखें तो ट्रांसपिरेशन पुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं एक बात इंटरेस्टिंग आपको यहां बताता हूं, जो कि मुझे लेक्चर के शुरू में ही बतानी चाहिए थी। वो क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली सोच करके देखो आप, कि प्लांट्स में ना सिंपल प्रोसेस जो है डिफ्यूजन का, वो काम कर जाता है। जैसे हमने रूट में समझा था, रूट प्रेशर में पानी ले जाने के लिए सिंपल एक डिफ्यूजन से भी काम हो जाता है। हमारे जैसे बॉडी में डिफ्यूजन से काम हो नहीं सकता। हमने समझा था अगर मान लो ऑक्सीजन चाहिए हमें कहां पर, पैर के टोज में, और वो लंग्स से अगर डिफ्यूजन से जाए तो भाई 3 साल लग जाएंगे उसको। तो प्लांट्स में क्या है, सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल एकदम हो जाता है। और इसका रीजन देखना क्या है, क्योंकि ना प्लांट्स में एनर्जी की नीड्स बहुत कम है। क्यों, क्योंकि प्लांट को तो एक जगह खड़े रहना है। अपनी तरह थोड़ी है कि धूप लगेगी तो घर के अंदर आ जाएंगे, पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, या दिमाग लगाएंगे हम लोग, है ना, टीवी देखेंगे। प्लांट्स में तो दिमाग भी नहीं है, प्लांट्स में तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं ही नहीं, तो उनकी एनर्जी नीड्स बहुत कम है। अब इतनी जब कम है एनर्जी नीड्स, तो क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर किसी पार्ट में, प्लांट के लीफ में या कहीं पर जो फ्रूट में है एनर्जी की जरूरत है, तो थोड़ा लेट भी पहुंच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे क्या होता है, भैया कुत्ता पीछे पड़ गया है, अब उसी वक्त एनर्जी चाहिए हमको। अब अगर वो स्लो होगा प्रोसेस तो सत्यानाश हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम में अपन फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए प्लांट्स में जो ये प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं ये काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेसेस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बढ़ रहे हैं आगे, देखो अपन, तो अगले पॉइंट में हम लोग यहां पर कह रहे हैं, वन मोर फोर्स विच अकर्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। एक और पुल जनरेट होता है जो कि वाटर वेपर के लॉस के कारण बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। आगे कह रहे हैं यहां पर हम लोग, द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम फ्रॉम द जाइलम ट्यूब्स एंड दस वाटर रीचेस टू द पार्ट्स ऑफ ग्रेटर हाइट्स। मतलब क्या होता है कि छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, समझने की कोशिश करना, कुछ एक प्लांट्स क्या होते हैं पानी के पास में होते हैं, एकदम जमीन के पास में, जैसे मॉस होती है, आप सर्च करना, काई की तरह से जो जमी रहती है ऐसे जमीन पे, छोटी सी घास जैसी, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। जाइलम वगैरह अगर वहां पर नहीं भी होगा तो चल जाएगा काम एक बार के लिए। क्या होगा, सिंपल में ही मिट्टी से पानी ले आएंगे, प्लांट वो छोटे छोटे जो हैं, और वो उस पानी को डिफ्यूज कर करके ऊपर तक पहुंचा देंगे, ज्यादा हाइट है ही नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते 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 हम देखते हैं प्लांट्स में कि 50-50 मीटर लंबे भी ट्रीज होते हैं इस दुनिया में, जो बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, सबसे ज्यादा जो लंबे हैं। तो इतना ऊपर टिप तक कैसे पहुंचेगा पानी, तो फिर उस केस में हमको क्या होता है, ये सब जरूरत पड़ जाता है कि जाइलम चाहिए वहां पे। फिर उसमें भी देखें तो हमें 4 तरह के फोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। ट्रांसपिरेशनल पुल है, फिर उसके बाद में सक्शन हो रहा है, तो साथ ही साथ में कॉलम बन रहे हैं फोर्सेस के, कौन से, जैसे
हम अडेसिव कोहेसिव फोर्स देख रहे हैं, या उसके बाद रूट प्रेशर भी हमें देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल टॉपिक है एकदम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। साथ ही साथ में इतना सारा जब पानी बाहर निकल जाता है उस प्लांट में से वेपर बन करके, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है उस प्लांट का, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे हमारी बॉडी में होता है, अगर हम ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं कहीं पर, तो पसीना शरीर बाहर निकाल देता है। क्यों निकालता है? शरीर गर्म हो जाता है। तो उस गर्मी को बैलेंस करने के लिए शरीर अपने अंदर से, बॉडी क्या करती है, वाटर का कंटेंट बाहर निकाल देती है। अब वो वाटर जब उड़ जाता है यहाँ से सरफेस से वेपर बन करके, तो आपको पता है हमें ठंडा महसूस होता है, पसीना पसीना आ रहा होता है, कहीं हवा में बैठते हैं, जब वो उड़ता है पसीना तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जब अपने साथ में उड़ता है तो गर्मी भी शरीर की ले जाता है। तो दिस इज व्हाई इट इज हेल्पफुल फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर प्लांट्स टू। आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद में। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, फूड का हो रहा है, और अदर सब्सटेंसेज में हमें कुछ खास यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। सिंपल में हमें बस अमाइनो एसिड्स के बारे में दिया है, और उसके बारे में अब भी कुछ अदर सब्सटेंसेस के बारे में नहीं दिया। सिंपल हमें समझना है कि फूड है, फूड में मेजरली हम सुक्रोज की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, पहले समझना, यहाँ पर पन्ने बना दी गाजर। तो पहले एक बार के लिए आप मानो कि है ना, ये ग्रीन पार्ट है जो प्लांट का, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये जो मैं व्हाइट डॉट्स यहां पर बना रहा हूं, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस से बनने वाला फूड है। ग्रीन लीफ के पार्ट ने फोटोसिंथेसिस किया और ये फूड बना दिया। अब क्या होगा कि इस फूड की जो जरूरत है प्लांट के सारे पार्ट्स को हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गाजर उगती है तो जमीन के अंदर उगती है, तो जमीन के अंदर भी तो जो गाजर का पोर्शन है उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। ये मान लो ये जमीन की लेयर बना दी अपन ने, तो ये क्या होगा कि ये जो फूड है ये ट्रांसफर होगा ना नीचे की तरफ। सिमिलरली और भी पार्ट्स हो सकते हैं किसी भी प्लांट के जिसमें ये जो फूड है इसको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो समझना, प्लांट्स में दोनों चीजें होती हैं। काफी बार क्या होता है कि मान लो नीचे पत्ती है, उसने फोटोसिंथेसिस कर दिया, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्टेम का कोई पोर्शन है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, या कोई फल लग रहा है कोई, या कोई नया फ्लावर आ रहा है, तो वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये जो पत्ती है जिसने फोटोसिंथेसिस किया है, जिसने खाना बनाया है, ये खाने को वहां तक पहुंचाती है। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ फूड है ये दोनों डायरेक्शंस में होता है। मतलब फूड हो तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, चाहे तो नीचे की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर हम पिछले वाला जो हमने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में फूड जो है जाता है। क्लियर हुई क्या आपको ये वाली बात? मतलब रूट से लेकर के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वापस पानी नहीं जाता है, ऐसा यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फूड के साथ ऐसा नहीं है। अब पहला जो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट देखेंगे वो क्या है कि भाई ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट में, वो किस में हो रहा है, कौन से टिश्यू में हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, फ्लोएम में हो रहा है। जाइलम में हमने इससे पहले देख लिया था कि वहां पर वाटर का और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स का उसके साथ में जो डिसॉल्व्ड है उनका ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। एग्जाम में ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया एक आध बार। और साथ ही साथ में इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था, यहाँ एक पॉइंट पढ़ा था वो क्या था, ट्रांसपिरेशनल पुल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप दे सकते हो, यहाँ पर हमने लिखा है 1 2 लाइन 3 लाइन, यहाँ पर आप लिख करके बता सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये फ्लोएम तक हमने समझ लिया कि ये ट्रांसलोकेशन क्या है कि जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो भी खाना बना है उनका जो ट्रांसफर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो फोटोसिंथेसिस का खाना बना है प्लांट में उसका जाना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। और ये किस में होता है? फ्लोएम में होता है। ये हमें यहाँ पर समझना है। फिर इसके बाद कह रहे हैं हम लोग फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स। सिमिलरली जैसे जाइलम 4 से बना था, 4 कंपोनेंट्स से, वैसे ही फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से बना है। पहले हैं सीव ट्यूब्स, दूसरे हैं कॉम्पेनियन सेल्स, तीसरे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथे हैं हमारे पास में फ्लोएम फाइबर्स।
क्लियर हुई आपको वाली बात? जैसे हम जाइलम को क्या कहते हैं, डेड टिश्यू कहते हैं, वैसे ही हम लोग फ्लोएम को अलाइव टिश्यू बोलते हैं, इसको हम लोग डेड टिश्यू नहीं बोलते हैं। अच्छा, उसका क्या रीजन है वो समझो। यहां पर छोटा सा रीजन है कि फ्लोएम अलाइव टिश्यू है, इसमें जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो अलाइव होते हैं, एक कंपोनेंट डेड होता है। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट डेड होता है? तो जो फाइबर कंपोनेंट है हमारे पास में, ये डेड कंपोनेंट है और बाकी अलाइव सेल्स होते हैं इसमें। दिस इज द रीजन। फिर इसके बाद में देखो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं एक्सेप्ट फूड, फूड के अलावा ट्रांसपोर्ट सम अमाइनो एसिड्स, कुछ एक जैसा कि मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड्स, और कुछ इसके अलावा और भी सब्सटेंस जो है वो इसमें फ्लोएम में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो कह रहे हैं द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में करता है, ऊपर की तरफ भी करता है और नीचे की तरफ भी करता है। द सब्सटेंसेस इन ट्रांसलोकेशन स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खाना बन रहा है वो कहाँ, फ्रूट्स में जाएगा, नया कोई फ्लावर बन रहा है तो वहां भी जाएगा, नई कुछ लीव्स आ रही हैं तो वहां भी फूड की जरूरत पड़ेगी, रूट में फूड की जरूरत पड़ेगी, ट्रंक में फूड की जरूरत पड़ेगी, जो भी अलाइव सेल्स हैं। तो हर जगह पर ही उस फूड का जो है सब्सटेंसेस जो है ट्रांसलोकेशन में वो पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कह रहे हैं द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने पे ही बहुत कुछ टिका हुआ है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ ध्यान दो आप लोग, 2 पॉइंट्स पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। एक पॉइंट हमें यहाँ पर कहा है क्या, सीव ट्यूब्स, और दूसरा हमें कहा है कंपेनियन सेल्स, कि जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट्स में वो सीव ट्यूब्स में होता है और किसकी हेल्प से होता है, कंपेनियन सेल्स की हेल्प से होता है। इसके आगे के भी 1-2 पॉइंट्स हैं, मैं ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूं, वो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे, और अदरवाइज जो है आगे हम पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो यहां आप लोग ध्यान से देखना। तो पहले हम लोग बना रहे हैं जाइलम। तो आप बोलोगे कि सर जाइलम क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें तो फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, अभी जाइलम के बारे में तो पढ़ लिया हमने, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना हमें। तो ज़रूरत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले बनाने दो। आप भी पेंसिल वगैरह लेकर के मेरे साथ साथ में बना लो। अब जाइलम की ये जो दीवार है ये काफ़ी मोटी दीवार होती है, जैसा कि मैंने बताया था हमारे फर्नीचर वगैरह के काम में आती है। और ये क्या क्यों मोटी क्यों होती है, इसका एक और रीज़न भी होता है। जाइलम के अंदर क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो पानी जब इतनी सारी में भर जाएगा, मान लो अपन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया कौन हमारे पास में, जाइलम। मैं लिख देता हूं यहां पर जाइलम, और अब हम लोग बना रहे हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम के साथ क्या है, यहां बना रहे हैं, मान लो हम लोग तो ये देखो, ये मैंने सीव ट्यूब यहाँ पर बना दी है। जो लिखा है ना कि किस में होता है वो खाने का ट्रांसपोर्टेशन, सीव ट्यूब में होता है। तो ये रहा सीव ट्यूब, इसमें ना सेल्स हैं अलग अलग। तो ये उन सेल्स का, मैं यहाँ पे जो येलो येलो बना रहा हूँ ना, ये उनका क्या है, वो होता है ना अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि यहाँ ये जो सेल हैं, सीव सेल्स जिनको हम लोग कह सकते हैं, इनके पास में न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। और लेकिन ये देखो इंटरेस्टिंग बात है, ये ना अलाइव हैं और इनके पास कुछ एक और भी सेल ऑर्गेनेलीज वैसे नहीं होते जो जिंदा रहने के लिए वैसे तो ज़रूरी हैं, लेकिन इनके पास में नहीं होते। तो फिर आपके मन में ना एक दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर ये जिंदा रहते ही क्यों हैं।
और दूसरा क्वेश्चन साथ में ये भी हो सकता है कि इनको जिंदा रखने की फिर ज़रूरत ही क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ कीपिंग दीज अलाइव जब इनका कोई ऐसा रोल ही ना बने तो। लेकिन नहीं, दोनों का आंसर है, अभी समझेंगे अपन दोनों का आंसर। आप पहले ऐसा थोड़ा ड्रॉ कर लो, ये दोनों का साइटोप्लाज्म भी है, मैं आपको सब कुछ ही समझाता हूँ यहाँ पर। और इनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करो। तो देखो इनके पास में वैसे तो क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उनको हटा देंगे वापस से। यहाँ पर कुछ एक सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। अगर इनको हमें ड्रॉ करना है तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये पूरे के ही होते हैं चारों तरफ ही, हर जगह, ये कॉम्पेनियन सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको और स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दूं कि ये जो बीच में है ना, जिनको हम लोग डिस्क भी बोलते हैं, यहाँ पर ये आपको डॉट डॉट अजीब सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा स्ट्रक्चर। भाई एक पाइप है, एक पाइप है, मान लो ऐसे, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो मैंने काटा ना, तो ये काटा, तो ये आपको क्या, ये आगे वाला हिस्सा तो दिख नहीं रहा, खाली यूं दिख रहा है आपको, तो ये आपको यहाँ सामने से दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे ऊपर से मैं दिखाऊं आपको आधा कटा हुआ, या पूरा पाइप अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, तो देखो समझो क्या है, ये कुछ इस तरह का है, 3D में आप देखने की कोशिश करो, और इसके अंदर ऐसे ना डिस्क है, और इस डिस्क को जब आप सामने से देखोगे तो इसमें क्या है, होल्स हैं, और बाकी जगह भरी हुई है। तो इन होल्स में से क्या हो सकता है, जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन जो है हो सकता है। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर इसको समझना। अब होता क्या है, मैं इन कंपेनियन सेल्स को एक बार हटा रहा हूँ, लेकिन पहले आप सुन लो ये हैं क्यों। ये कॉम्पेनियन मतलब जन्म जन्म का साथ है, कॉम्पेनियन सेल्स मतलब क्या है, जीवन की साथी हैं इनकी। क्योंकि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है या और भी कुछ एक काम की चीजें नहीं है, तो इनको जिंदा रहना है, क्या काम करना है, ये इनको कौन बताता है, कंपेनियन सेल बताती है। और उनको जिंदा रखने का भी काम कौन करती है, कंपेनियन सेल करती है। तो इन कंपेनियन सेल का काम आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर इनको साथ में लिखा है। अब इनका कैसे काम होता है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो समझना कि क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लीफ है इस प्लांट की, मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं तो मैं बना देता हूँ। तो ये प्लांट की जो लीफ है ये क्या करती है, मान लो सपोज करो कि हमारे को कोई कलर चाहिए यहाँ पर अच्छा सा, जो कि मैंने अभी तक यूज नहीं किया, व्हाइट ले लेते हैं अपन। तो ये लीफ क्या करती है, मैं व्हाइट व्हाइट डॉट्स बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फोटोसिंथेसिस करती है, और ये मान लो सुक्रोज है हमारे पास में, ये कोई सब्सटेंस है, ये बना देती है। अब इसको हमें ट्रांसफर कराना है दूसरी जगह पे। तो मान लो लीव ने यहाँ तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर एक पोर्शन है, एक सेल है जिसको ये चाहिए, और इसके पास में ये सब्सटेंस जो है बहुत ही कम है, यूँ समझ लो। यहाँ भी थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग ऐसे, और यहाँ पर कोई सेल है जिसमें ये सब्सटेंस बना हुआ है सारा का सारा, वो बहुत ही ज़्यादा है, देखो इस तरह से। तो ज़्यादा से कम की तरफ ले जाना है उसको, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये भी न्यूक्लियस है, तो यहाँ से इसको यहाँ लाना है, लाएं कैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो फूड मटेरियल है पहले कंपेनियन सेल्स में जाता है, और फिर कंपेनियन सेल्स से होकर के कहाँ आता है, हमारे फ्लोएम के इस रीजन में आता है। अब वो कंपेनियन सेल्स का हमारे बुक में ऐसे नहीं समझा रखा, लेकिन आप उसको छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये जो फूड मटेरियल है, पार्टिकल्स हैं, ये इधर आते हैं। अब समझना, इनका इधर आना, इसमें आना क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है, जिसको आप कह सकते हो लोडिंग। क्या कह सकते हो, लोडिंग। मैं लिख देता हूं यहां पर। तो ये पहला स्टेप है जिसको हम लोग कह रहे हैं लोडिंग। लोड हो रहा है सामान, गाड़ी में लोड हो रहा है, अभी आगे भेजेंगे इसको। अब क्या होता है, समझने की कोशिश करना है। ये जो जाइलम फ्लोएम्स होते हैं ना, बहुत पास पास में ही होते हैं प्लांट में। तो होगा क्या कि यहाँ पर फूड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और पानी का कंसंट्रेशन जाइलम में तो बहुत ज्यादा है, तो पानी ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर आएगा, जैसा कि बट नेचुरल वाली बात है, ऐसा तो होगा ही होगा। तो पानी जो है हमारे मॉलिक्यूल्स वो यहां से यहां पर मूव करेंगे, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, खार पीर और मोटो हो जाएगी। क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर भी ऐसे सेल्स है मान लो, ये मोटे ऐसे फूल जाएगा, ये जो पोर्शन है ना ये फूल जाएगा। समझाने के लिए मैं ऐसे ही यूं ड्रॉ करता हूं, यूं देखो समझो, ये इस तरह से फूल जाएगा, और इसमें जो फूड पार्टिकल है, जो पानी है, वो फैल जाएंगे दोनों तरफ। तो थोड़ा सा आप बनाना चाहो तो बना लो इस तरह से, तो पानी भी यहाँ पर आ जाएगा, ये फूल जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें जो प्रेशर है
वो ज़्यादा हो गया, इस रीजन में जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, और ये जो हुआ प्रोसेस, वैसे इसको हम लोग सेकेंड प्रोसेस कह सकते हैं, और ये क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुआ, और अब हाई प्रेशर वाली जगह से ये सारे सब्सटेंसेस किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, लो प्रेशर वाली डायरेक्शन में। अब वो भले ही नीचे हो लो प्रेशर वाला, या फिर वो भले ही ऊपर हो। वैसे इस पूरे पोर्शन में कुछ ना कुछ सेल सैप भरा हुआ होता है, ऐसे मत सोचना कि हमेशा बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन हाँ, अब क्या होगा कि ये नीचे की तरफ, मान लो अभी जहां पर प्रेशर कम है तो वहां पर आना शुरू होगा, और ऐसा नहीं होता कि ये इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, नहीं, ये पूरा एक साथ में ऐसे का ऐसा मूव करता है। नीचे वाला और नीचे जाएगा, नीचे वाला और नीचे जाएगा जो पहले से भरा हुआ है, और ये सारा का सारा ऊपर से नीचे आने लग जाता है, और वाटर भी जो है इसके साथ फ्लो करने लग जाता है। अब समझना, जैसे ही क्या होता है, इधर मान लो अनलोडिंग होना शुरू हो जाती है, मान लो इधर ये फूड जो है यहां से यहां जाना शुरू हो जाता है, तो ऊपर से फिर और इधर से इधर शिफ्ट होना चालू हो जाता है, इधर से इधर शिफ्ट होना चालू हो जाता है, यहाँ पर अनलोडिंग हो जाएगी। बीच में एक जो स्टेप हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला थर्ड हम लोग इसको स्टेप कह सकते हैं, इसको हम चाहें तो बल्क फ्लो कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बल्क फ्लो। और अब क्या होगा कि हमें देखने को मिलेगा कि अब जब ये व्हाइट वाला फूड पार्टिकल उधर चला जाएगा, इधर नहीं बचेगा, तो इधर पानी का कंसंट्रेशन वापस ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, और पानी यहाँ पर किसी काम का नहीं है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट पानी जो है यहां से वापस से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, और पानी वापस से अपने घर पे चला जाएगा। तो इसको आप फोर्थ स्टेप कह सकते हो, ऑस्मोसिस, या चाहो तो आप फोर्थ उसको अनलोडिंग कह सकते हो, इसको फिफ्थ स्टेप आप ऑस्मोसिस वापस से कह सकते हो, और पानी जो है वापस से अपना अपर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले पाइप को हमने क्या नाम दिया है, मैं एक बार लिख देता हूं, ये है हमारे पास में यहाँ पर फ्लोएम। तो यहां देखो ये फ्लोएम। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो, यहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेज किया था कि ये जो सेल्स हैं फिर इनको जिंदा रहने की जरूरत क्या है, तो उसका आंसर ये है कि यहां से लेकर फूड यहां तक कैसे आया। यहां से लेकर यहां तक तो फ्री में चला गया, किराया भाड़ा भी नहीं देना पड़ा, पानी के साथ बह करके चला गया। लेकिन यहां से यहां तक कैसे आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, यहां से जो यहां तक आना है फूड का, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, जिसमें एनर्जी लगा रहा है प्लांट, खुद की एटीपी एनर्जी लगा करके यहां से लेकर के यहां तक फ्लोएम के कॉलम तक उस फूड को लेकर आता है। और इसलिए क्या होता है कि ये जिंदा रहना इन सेल्स का जरूरी है, क्योंकि एनर्जी की बात चल रही है। एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स तब भी काम करेंगे जब जिंदा होगा सेल, सेल मरा हुआ होगा तो ये काम नहीं होगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। जबकि हम लोग जाइलम देखते हैं, जाइलम जब बहुत छोटा सेल होता है, मतलब जब ग्रो कर रहा होता है इनिशियली, तो इसमें भी पूरा सेल होता है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी वॉल्स वगैरह टूट जाती है बीच वाली, और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी खत्म हो जाता है, और इसलिए डेड सेल में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। आई होप अब आपको समझ में आएगा ये वाला पॉइंट कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन सीव ट्यूब्स, कहां होता है, सीव ट्यूब्स में, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। किसकी हेल्प से, जो दोनों तरफ कंपेनियन सेल्स हैं उनकी हेल्प से ऐसा होता है, ऊपर की डायरेक्शन में एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नीचे की डायरेक्शन में भी ऐसा देखने को हमें मिलता है। तो बढ़े आगे ज्यादा हो गया क्या आज, तो थोड़ा सा ही बस खत्म हो रहा है टॉपिक। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। देखो ये पॉइंट था आ गया कि ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है, इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी से एनर्जी यूज करते हैं, फिर जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है, कौन सा, जैसे मटेरियल है सुक्रोज, सुक्रोज जैसा मटेरियल है, उसको हम लोग तब ट्रांसफर। सुक्रोज होता क्या है, सुक्रोज आप सोच रहे होगे ना, तो ये एक शुगर है, ठीक है। अलग अलग तरह की शुगर होती हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो टाइप ऑफ शुगर है यहाँ पर। तो आगे लिख रहे हैं, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि जब खाना, सुक्रोज जो है, जो ट्रांसलोकेशन होकर के कहाँ आ रहा है, पहले हमारे फ्लोएम के किसी जगह पर आ रहा है, तो वहां उसके आने के कारण क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस बन जाता है। ऑस्मोटिक कैसे, कंसंट्रेशन, जैसे यहां पर सुक्रोज ज्यादा हो गया और जाइलम वाले चेंबर में पानी ज्यादा है, तो
तो अब एक डिफरेंस बन गया, तो पानी फिर यहां से यहां पर बहने लग जाता है, और जो डिफरेंस है प्रेशर का, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है, दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इस प्रेशर के कारण क्या होता है, पानी जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है और फिर वो चैनल आगे की तरफ फ्लो करने लग जाता है। तो फिर आगे कह रहे हैं दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। क्या होता है, फिर वहां से फूड उस तरफ जाता है जहां पर प्रेशर कम है। दिस अलाउज फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। और जैसी प्लांट की नीड है उसके हिसाब से मटेरियल या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग सीजन आया है, नया नया वो बाहर आई है, नए नए पत्ते खिलेंगे, फूल खिलेंगे नए नए, तो शुगर जो शुगर है वो कहाँ कहाँ स्टोर होगी, रूट में है ना, स्टेम में, या ट्रांसपोर्टेड टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। जैसे नए नए अगर कोई फूल खिल रहे हैं तो उनमें भी एनर्जी जाएगी, तो वो इस प्रोसेस से ही एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो थैंक यू सो मच। आज का छोटा सा टॉपिक लिया अपन ने। नेक्स्ट टॉपिक में अपन कोशिश करेंगे कि ना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको अपन पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। और उससे पहले बस मैं आपको ये कहूँगा कि एक छोटा सा वीडियो अपन लेंगे, हार्ट रेट कैसे मेजर करते हैं, या ब्लड प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो जो मशीन होती है उसको कैसे हम समझते हैं, उसकी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो रहेगा, तो वो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।